5 के फंडे के विनिंग सीरीज 78 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन, साल्ट प्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज माइनिंग एक्टिविटी इन इंडिया। भारत में साल्ट प्रोडक्शन जो है इसको माइनिंग एक्टिविटी कंसीडर किया जाता है। रीजन, ब्रिटिशर्स माइंड साल्ट फ्रॉम मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश, देयरफॉर डिक्लेयर्ड इट्स प्रोडक्शन एज माइनिंग। मंडी से जो है साल्ट माइनिंग हो गई थी, ब्रिटिशर्स ने किया था और इसी वजह से ये प्रोडक्शन को माइनिंग डिक्लेयर कर दिया गया था। कोड आपको इस्तेमाल करना है, जल्दी कीजिए। वेदर बोथ आर ट्रू and R is a correct explanation of A, whether both are true but R is not correct explanation of A is true, R is false, A is false, R is true। बताइए। ओके चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज A, बोथ A and R ट्रू, ये सच है, दोनों विधान सही है और R ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ब्रिटिशों ने जब से डिक्लेयर किया ये माइनिंग एक्टिविटी, तब से अभी भी जो है ये माइनिंग एक्टिविटी ही डिक्लेयर की है। देखो, साल्ट सेक्टर क्राइसिस पिंचेस लाइवलीहुड ऑफ द लैक्स, 5 लाख वर्कर्स इसके ऊपर डिपेंड है। गुजरात हाईएस्ट प्रोड्यूसर से 80% जो है कंट्री का टोटल प्रोडक्शन यहां से होता है। यहां यदि हम देखते हैं एक 12,800 साल्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन एक्चुअली 119 ही मीडियम और लार्ज स्केल है, यानी बाकी बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो ऑब्वियसली ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसा हो गया है। ठीक है, अब खास बात है कि ये जो साल्ट माइनिंग करने वाले जो फार्मर्स है, साल्ट प्रोडक्शन करने वाले, इनके काफी प्राइजेस बहुत कम है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही इनके लिए नहीं है। तो ऑब्वियसली दे आर इन अ डिस्ट्रेस। वर्कर्स परेशान है क्योंकि एक वेज सिस्टम भी अच्छी नहीं, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। रिसेंटली मोरबी गुजरात में ऐसे ही 12 वर्कर्स जो है एक पैकेजिंग यूनिट की वॉल गिर गई और उसमें मर गए बेचारे, है ना। तो ये अभी बड़ी पिटी कंडीशन है ये वर्कर्स की और ये पूरी सेक्टर की ही। इंडिया देखा जाए तो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और दोस्तों ध्यान में रखो कि ये साल्ट जो है, साल्ट सिर्फ खाने के लिए नहीं होता है, तो पूरी केमिकल इंडस्ट्री जो है और इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो सब इंडस्ट्री का ये बेस है। तो इसी वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन 36 मिलियन टन होता है और डिमांड जो है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट 31 मिलियन टन है। अब खास बात है कि प्रोडक्शन का ग्रोथ 3% ही है और डिमांड का ग्रोथ 8% है। तो बस आने वाले 2030 के बाद ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन ग्रोथ धीरे धीरे डिमिनिश होते जाएगा लेकिन डिमांड बढ़ते जाएगी, तो ये मिसमैच कंटिन्यूस रहेगा। साल्ट जो है अभी फिलहाल में सेंट्रल सब्जेक्ट है। एटम नंबर 58 जो है यूनियन लिस्ट का 7 शेड्यूल के इसमें से, तो उसमें ये आता है। तो अभी भी ये यूनियन लिस्ट का तो है, साथ में ये माइनिंग एक्टिविटी भी इसको कंसीडर किया जाता है। तो इसमें रिफॉर्म होने की सख्त जरूरत है। Second question, why recently Union government declared to extend the collection of compensation cess levied on luxury and demerit goods till 2026, है ना। जो लग्जरी और डिमेरिट गुड जो है उसके ऊपर का कंपेंसेशन सेस जो है इसको एक्सटेंशन दिया गया 2026 तक। क्या ऐसा रीजन है? 1. Repayment of the borrowing taken by the union in during the COVID pandemic phase। पहला वाला ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन ने कर्जा ले लिया था, उसका रिपेमेंट करना है। दूसरा है लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स ड्यू टू इंक्रीज गैप बिटवीन द प्रोटेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्चुअल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जो राज्य है जीएसटी की वजह से कुछ पहले कंटिन्यूस रेवेन्यू जो आता था वो और एक्चुअल अभी रेवेन्यू रिसिप्ट इसमें गैप आ गई, यानी स्टेट्स आर अंडर डिफिसिट। तीसरा है चेक आउट द हाई डिमांड इन द नॉन मेरिट गुड। नॉन मेरिट गुड में जो है ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, विच प्रोडक्शन इज लार्जली डिपेंड अपॉन द इंपोर्ट टू रेगुलेट फॉरेक्स एक्सचेंज। फॉरेक्स एक्सचेंज रेगुलेट करने के लिए नॉन मेरिट गुड जो है इसका ज्यादा डिमांड है, उसको चेकआउट करना है। ऐसे 3 स्टेटमेंट्स है। करेक्ट कोड आप यूज कीजिए। कर लिया? ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर।
आंसर इज बी 1 and 2, 1 and 2 दोस्तों, ठीक है। ये दो कारण है। पहला है कि कोविड पैंडेमिक के वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैकेज डिक्लेयर किए थे सस्टेन करने के लिए इकोनॉमी को, और उसी के लिए यह सरकार ने बहुत ज़्यादा कर्जा लेके रखा था, वो कर्जा रिटर्न करना है, रिपे करना है, ठीक है। दूसरा है स्टेट जीएसटी लागू होने की वजह से, अभी कोविड से तो बर्बाद हो ही गए, जीएसटी लागू करने की वजह से इनका जो रेवेन्यू लॉस है वो रेवेन्यू लॉस हो गया। माना कि अभी इंक्रीज्ड अच्छा चल रहा है, ग्रोथ अच्छा है जीएसटी में, फिर भी एक रेवेन्यू लॉस पहले फेज में था वो अभी बरकरार रहा है, ये गैप बढ़ गई है और ये उसको फिलअप करना है। ये दो रीजन के वजह से गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया है कि लग्जरी और डीमेरिट गुड जो है इसके कंपेंसेशन से इस कलेक्शन के लिए और एक्सटेंशन दिया जाए, जो 2022 में खत्म होने वाला था, ठीक है। चलो देख लेते हैं न्यूज। भाई न्यूज ऐसी है कि 45th जीएसटी काउंसिल जो सितंबर 2021 हो गया था, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि भाई ये एक्सटेंशन दिया जाए। अब जीएसटी कब लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017, तब से 5 साल के पीरियड के लिए कंपेंसेशन क्लॉज रखा था जो जून 2022 में खत्म होने वाला था। अब ऐसे सिनेरियो में अभी पोजीशन ऐसी है कि ग्रोथ तो अच्छी है जीएसटी का, 14% कंपाउंड ग्रोथ रेट है, लेकिन सेल्स कलेक्शन प्रॉपर ना होने के वजह से और कोविड का फटका लगने के वजह से काफी कुछ लोन लेना पड़ा और स्टेट में काफी कुछ गैप आ गए रिसिप्ट में, और एक्चुअल रिसिप्ट्स और पोटेंशियल रिसिप्ट्स इसमें गैप आ गई है और वो फुलफिल करना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से ये 2022 में जो था वो और 4 साल के लिए यानी 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब प्रॉब्लम क्या है? तो ऑब्वियसली ये नॉन मेरिट गुड है, नॉन मेरिट गुड यानी लग्जरी गुड है, तो ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसको फटका गिरने वाला है, क्योंकि उनसे सेल्स कलेक्शन होगा, सेल्स कलेक्शन होगा तो प्राइजेस बढ़ेगी दोस्तों, प्राइजेस यदि बढ़ेगी तो परचेसिंग कम हो जाएगा, सेलिंग फॉल हो जाएगा। जब परचेसिंग और सेलिंग फॉल हो जाएगा ऑटोमोबाइल का, तो ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले ही खतरे में है और खतरे में आ जाएगी। खास बात है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैव अ लार्ज बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, मल्टीप्लायर इफेक्ट अच्छे है, जीडीपी में भी अच्छे है और एम्प्लॉयमेंट में भी, तो उसको फटका गिर सकता है। थर्ड क्वेश्चन, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन एनटीसी 1 शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, 2 mandate to provide technical and financial support to boost textile export। ये दो है, करेक्ट कोड आपको यूज करना है, जल्दी कीजिए, एकदम से सिंपल सा सवाल है। ओके चलो मैं क्लिक करता हूं, मैच करो। आंसर इज ए, ओनली 1 इज करेक्ट। ये शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है दोस्तों एनटीसी, लेकिन इसका ये रोल नहीं है ना, ये एक्चुअली फॉर दिस एम इट वाज नॉट मेड। चलो देख लेते हैं क्या है। तो ड्यूटी वेवर फॉर कॉटन इंपोर्ट लाइकली टू लैप्स ऑन द सितंबर 30 अप्रैल। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रैल में 10% जो इंपोर्ट ड्यूटी थी ऑन कॉटन टिल 30 सितंबर तक सस्पेंड कर दी गई, ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं रहेगी। अब गवर्नमेंट ये बोलता है कि यदि जरूरत आ गई तो और आगे एग्जेम्पशन इसको दिया जाएगा। अब टेक्सटाइल और क्लॉथिंग एक्सपोर्ट यदि देखा जाए तो इसकी ग्रोथ है 40% 2021-22, काफी अच्छी ग्रोथ है ना, यानी $44 बिलियन का ट्रेड हो चुका है, यानी एक्सपोर्ट हो चुका है, टारगेट है 50 बिलियन का। अब इस कॉन्टेक्स्ट में एनटीसी आती है, एनटीसी के बारे में डिस्कशन हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इसका परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं है, नॉन प्रॉफिट अच्छा नहीं आ रहा है, इफिशिएंटली रन नहीं हो रहे। लेकिन यदि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको यदि प्रॉपरली रिवैम करना है, पुश करना है, तो इसकी सख्त जरूरत है एनटीसी की। एनटीसी अप्रैल 1968 में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया और उसका एम क्या था? एम था कि जो 6 टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स है
वो प्राइवेट सेक्टर की, वो गवर्नमेंट टेक ओवर करेगा और उसका केयर जो करना और उसका ग्रोथ जो करना है, ये जवाबदारी एनटीसी की थी। ठीक है, अब 1974, 1986, 1995 ये 3 नेशनलाइजेशन एक्ट हो गए। इसके तहत बहुत सारे मिल जो है वो एनटीसी ने ले ली। फिलहाल 23 वर्किंग टेक्सटाइल मिल्स हैं और ये सब सिक इंडस्ट्रीज थी, सिक यूनिट थे, उसको लेके इसको रन कर रहे। ऑब्वियसली हमने देखा है कि कोई भी गवर्नमेंट कारपोरेट सेक्टर जो है उसमें मेन प्रॉब्लम थोड़ा सा इफिशिएंसी का रहता है, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीजम, ऐसा बहुत कुछ रहता है और इसी वजह से ये थोड़ा खस्ती हालत में है। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विथ रिगार्ड टू द G7 ग्रुप। G7 ग्रुप के बारे में फैक्ट्स दिए गए हैं। 1, इनफॉर्मल फोरम विदाउट एनी ट्रीटी, कोई ट्रीटी नहीं हो गई, कोई करार ना हो गया, एक इनफॉर्मल फोरम है, आके चाय पीने के लिए बैठ जाते भाई, इस टाइप का। 2, ऑल मेंबर्स आर लिबरल डेमोक्रेसीज, सभी मेंबर जो है वो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स है। तीसरा, यूरोपियन यूनियन इज अ नॉन एनुमरेटेड मेंबर, ये जो है नॉन एनुमरेटेड यानी एक्चुअल मेंबर नहीं, नॉन एनुमरेटेड है, मेंबर है भाई। और 4, जर्मनी इज हॉस्ट ऑफ 2022 समिट, 2022 का समिट के हॉस्ट कौन है, तो जर्मनी है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको देख लेने हैं। चलो क्लिक करूं, ओके चलो क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज डी, ऑल 4 आर करेक्ट, चारों दोस्तों करेक्ट है। ये चाय पार्टी वाला काम है। एक लाइब्रेरी ग्रुप था, लाइब्रेरी ग्रुप से G6 बना और बाद में G7 बना। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल है, कोई ट्रीटी नहीं हुई थी। ठीक है, मतलब एक फेज था आफ्टर ब्रिटेनहुड, उसके बाद में ये चर्निंग हो गई और ये बन गया। ऑल मेंबर्स आर लिबरल, सभी लिबरल डेमोक्रेसी है। एक्चुअली ये एक्सटेंडेड हो गया था, G8 हो गया था जहां पे रशिया आ गया था, अभी रशिया चला गया है नहीं, उसको निकाल दिया, तो ऑब्वियसली अभी लिबरल डेमोक्रेसी है। यूरोपियन यूनियन नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर है और जर्मनी में अब भी हाल ही में यहाँ पे समिट हो गई है। ये थोड़ा सा मैं आप ध्यान में रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएसए है, जर्मनी है, फ्रांस, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, ये G7 है। ठीक है, अब थोड़ा सा भाई देख लेते क्या इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो जो है G7 समिट के लिए चले गए हैं स्लॉश एल्मो, अ सेंचुरी ओल्ड रिट्रेड, बाल्वियन एल्प्स, जर्मनी। यहाँ पे यह है भाई, लग्जरी इसमें है, बढ़िया आलीशान, इसमें सब जन जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, ऐश करेंगे और मतलब और क्या, इस टाइप का। ठीक है, पार्टनर कंट्रीज कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फोकस करो। ये हो गई, ये कौन हो गए, ये ग्रुप हो गया G7, ये क्या हो गया, G7 ग्रुप हो गया। ये ग्रुप किसी और देश को चाय पानी पीने के लिए बुलाता है, चाय पिलाओ चाय पिलाओ, तो ये पार्टनर कंट्रीज है, ये चाय पीने के लिए जाती है, पार्टनर ग्रुप में नहीं है। कौन है, इंडिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, इन जो है ना 5 पांडवों को बुला लिया है चाय पीने के लिए। साथ में यूक्रेन जो है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है ये वर्चुअली यहाँ पे अटैच होने वाले थे। और कौन पार्टिसिपेट करने वाले थे, तो हु, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये भी पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो ये काफी क्लाउड है G7 का, पावरफुल है ना। फर्स्ट वर्ल्ड समिट, इकोनॉमिक समिट हो गई और उसके बाद G7 फॉर्म हो गया 1975 में। ऑयल क्राइसिस हो गए थे 1970s के, और ब्रिटेन हुड जो है फिक्स एक्सचेंज रेट है ना, आफ्टर ब्रिटेन हुड कहते हैं, वो फेल हो चुका था और फिर पता चला कि क्या वाट लग सकती है, चलो वो एक जगह आ जाओ, तो ये चांडार चौकटी जो है एक जगह जमा हो गई। लास्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट ऑफ हेवी आउटफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडियन मार्केट्स, which factors are responsible to withstand the market from collapsing in 2022? भारत का जो मार्केट है, इंडिया का मार्केट है, वहां से ये PI भग गया है, यहां से उड़ गया है, उसके बावजूद भी हमारा मार्केट विस्टैंड है, कौन सा कारण है? ए, टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू चेक आउट हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जबरदस्त टाइट कर दी गई है। बी, फिस्कल करेक्शंस बाय डिक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट अप टू द मैनेजेबल लेवल, फिस्कल करेक्शंस किए गए हैं और फिस्कल डेफिसिट मैनेजेबल लेवल पर ला के रख दिया है।
सी अट्रैक्शन ऑफ इनफ्लो ऑफ फंड्स बाय द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लेड बाय द म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी। बाहर का जो फंड है वो फंड अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है एक्चुअली म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ये अट्रैक्ट कर रही है। डी स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी नॉर्म्स ऑफ द सेबी फॉर मार्केट करेक्शंस इन टाइम ऑफ हेवी आउटफ्लो ऑफ फंड्स ऑन एनी ट्रेडिंग डे। कुछ भी ट्रेडिंग डे में यदि जब से ये एफपीआई निकल के जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना, इसके लिए सेबी ने बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी नॉर्म्स बनाए हैं। सो विच इज अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, कौन सा है, क्लिक करें। ओके चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज सी, attraction of inflow of funds by the domestic institutional investor led by the mutual fund। DII अभी माहौल बना रहे हैं जम से, है ना। FII जो है ये बाहर, अब इक्विटी जो है इक्विटी से गायब हो रहे और म्यूचुअल फंड जो है इसमें आ रहे। ठीक है, चलो देख लेते न्यूज। भाई न्यूज ऐसी है, volatility not barred, DII cushion FPI exit impact on the last 8 months, global and domestic factors responsible for FPI outflow। obviously risks of sentiment जो चल रही है, ग्लोबल ग्रोथ में रिस्क है इसी वजह से, और दूसरा हाई इन्फ्लेशन है और फेड के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, यानी यूएसए के फेड जो है उसके इंटरेस्ट रेट्स जो है अमेरिका में जो है लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे, तो ऑब्वियसली सब उधर जा रहे। अब सिग्निफिकेंटली इन्फ्लो थ्रू द एसआईपी, एक्चुअली म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रिटेल इन्वेस्टर कंटिन्यू टू होल्ड द कॉन्फिडेंस ऑन अ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, रिटेल इन्वेस्टर्स काफी कुछ जो एसआईपी के थ्रू डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम जो है वो इन्फ्लो बहुत ही बढ़िया नेट इन्फ्लो है, यानी आउटफ्लो और इनफ्लो का कॉम्बिनेशन एंड नेट इनफ्लो वो पॉजिटिव है 2021 में। सो दोस्तों इधर यदि बाहर में फंड जा रहा है तो भी हमारे मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज भी ताकतवर है, ये इससे प्रूव होता है। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।